हेलो स्टूडेंट, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको इस क्लास 10th का ये जो चैप्टर है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसमें मैंने आपको दो लेक्चर दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर उसमें नहीं समझ में आता तो आप मुझे जरूर लिखिएगा। आज मैं लेके आया हूँ इस चैप्टर का जो तीसरा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जिसमें कहा जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल में जानने से पहले एक बात याद रखिएगा कि सेक्स सेल का होना बहुत जरूरी है। सेक्स सेल इन्वॉल्वमेंट, हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल इन्वॉल्व जरूर होता है। और एक बात छोटी सी कॉन्सेप्ट में बैठा लीजिए कि आपके बॉडी में दो टाइप्स की सेल्स होती हैं, एक होती है बॉडी सेल और दूसरी होती है जर्म सेल। मान लेते हैं सपोज किसी इंडिविजुअल की बॉडी है तो दो टाइप्स की इसमें सेल्स होती है, एक को बोलते हैं सोमैटिक सेल और दूसरे को बोलते हैं जर्म सेल। एक को क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल बोलते हैं, दूसरे को जर्म सेल बोलते हैं। सोमैटिक सेल को हम बॉडी सेल बोलते हैं और जर्म सेल को हम क्या बोलते हैं, जर्म सेल को हम सेक्स सेल बोलते हैं। अब एक बात याद रखिएगा कि आपके बॉडी में अब सेक्स सेल कौन कौन सा है, तो सेक्स सेल केवल स्पेसिफिक होता है। अगर वही सेक्स सेल की बात करें तो मेल का अलग सेक्स सेल होता है और फीमेल का अलग सेक्स सेल होता है। मेल का अलग सेक्स सेल होता है, फीमेल का अलग सेल्स होता है। मान लेते हैं मेल का जो सेक्स सेल है वो आपका स्पर्म है और फीमेल का जो सेक्स सेल है वो आपका ओवा है, ठीक है। तो मेल में इस स्पर्म को छोड़ के, ध्यान समझिएगा, मेल में इस स्पर्म को छोड़ के जितनी भी बॉडी में सेल्स हैं वो सारी की सारी कौन सी सेल्स हैं, जर्म सेल नहीं है, कौन सी है, बॉडी सेल्स है। मेल में स्पर्म को छोड़ के बाकी जितनी भी सेल्स हैं वो कौन सी सेल्स है, सोमैटिक सेल। सोमा मतलब होता है बॉडी, ठीक है। और फीमेल की बात करें तो फीमेल में ओवा को छोड़ के जो भी सेल्स हैं वो सारी की सेल्स या ओवा से रिलेटेड जितनी सेल्स हैं उनको छोड़ के कौन सी सेल्स हैं, सारी की सारी सेल्स का कौन सी होगी, बॉडी सेल्स या सोमा सोमैटिक सेल्स, ठीक है। तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। और यहां पे 3 इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, 3 इवेंट होते हैं, 3 इवेंट्स। इवेंट का मतलब घटना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल में 3 घटना घटित होता है। नंबर 1 आपका है प्री फर्टिलाइजेशन। नंबर 1 क्या आपको है, प्री फर्टिलाइजेशन। दूसरा आपका है फर्टिलाइजेशन और तीसरा आपका है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ध्यान समझिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल कंप्लीट होता है 3 इवेंट में, 3 घटनाक्रम में। एक को बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरे को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन और तीसरे को बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब आते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। प्री का मतलब होता है पहले। अब पहले और फर्टिलाइजेशन का मतलब, तो फर्टिलाइजेशन का आप कॉन्सेप्ट समझिएगा, जब दो डिफरेंट गैमीट्स आपस में मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन क्या होगा, फ्यूजन ऑफ 2 डिफरेंट गैमीट। 2 डिफरेंट गैमीट जब आपस में फ्यूज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब स्पर्म और ओवा का आपस में मिलना ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। समझिए बात को, स्पर्म और ओवा के मिलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के पहले की घटना और फर्टिलाइजेशन के बाद की घटना। एक तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जब 2 गैमेट्स आपस में मिलते हैं उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन से पहले की घटना और फर्टिलाइजेशन से बाद की घटना क्या कहलाता है, 3 इवेंट कहलाता है। अब फर्टिलाइजेशन से पहले की घटना क्या होती है और फर्टिलाइजेशन के बाद की घटना क्या होती है। अब प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, समझिएगा इस बात को कि फर्टिलाइजेशन से पहले आखिर बॉडी में क्या होते हैं, तो फर्टिलाइजेशन से पहले बॉडी में होते हैं गैमीट फॉर्मेशन। क्या होता है, गैमीट का फॉर्मेशन। सबसे पहले याद रखिएगा फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, गैमीट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है।
नंबर 1 गैमीट फॉर्मेशन, नंबर 2 गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर, ध्यान दीजिएगा, गैमीट पहले क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है, गैमीट का फॉर्मेशन होता है और जो गैमीट बन गया उसको हम क्या बोल देते हैं, गैमीट ट्रांसफर होता है। गैमीट के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, गैमीटोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट को क्या बोलते हैं, गैमीटोजेनेसिस। अब गैमीट फॉर्मेशन, सबसे पहली बात, गैमीट फॉर्मेशन कहाँ गैमीट फॉर्मेट होते हैं, कहाँ गैमीट बनते हैं। तो याद रखिएगा कि मेल में और फीमेल की बात करते हैं, ठीक। तो मेल में कहाँ गैमीट बनता है, तो मेल में जो गैमीट बनता है वह आपको होता है टेस्टिस। मेल में कहाँ गैमीट बनता है, टेस्टिस में। और फीमेल में कहाँ गैमीट बनता है, ओवरी। समझिए पहले बात को, गैमीट सबसे पहले क्या होगा, गैमीट का फॉर्मेशन। तो गैमीट कहाँ बना, तो मेल में गैमीट बनता है टेस्टिस में, और फीमेल में जो गैमीट बनता है उसको ओवा कहते हैं। और टेस्टिस में क्या बनता है, स्पर्म बनता है, और ओवरी में क्या बनता है, ओवा बनता है, ठीक है। पहले गैमीट फॉर्मेशन होगा, गैमीट फॉर्मेशन मेल और फीमेल। मेल में क्या मेल में कहाँ गैमीट बनता है, तो टेस्टिस में बनता है, और टेस्टिस के अंदर क्या बनता है, तो स्पर्म बनता है। और इसको बनाने के लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, इस हार्मोन को बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। यानी टेस्टोस्टेरोन की मदद से टेस्टिस में स्पर्म बनता है। और ओवरी में कौन सा हार्मोन होता है, तो ओवरी में होता है आपको एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन ओवरी में पाया जाता है, जो कि क्या हेल्प करता है, ओवा के बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो गैमीट का फॉर्मेशन हो गया। अब ये गैमीट फॉर्मेशन होने के बाद अब ये कहाँ जाएगा, तो ये ट्रांसफर होगा। तो हमेशा इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि मेल का जो स्पर्म होता है वही उसके अंदर मूवमेंट प्रॉपर्टी होती है। मेल के स्पर्म के अंदर क्या होता है, मोटिलिटी होती है। मेल के स्पर्म के पास मोटिलिटी, और ओवा क्या होता है, नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब यह मूव नहीं करता, यह अपने से मूव नहीं करता। और स्पर्म क्या होता है, मोटाइल करता है, मूव करता है। तो हमेशा जो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो गैमीट तो फॉर्मेशन हो गया। अब गैमीट फॉर्मेशन के बाद गैमीट ट्रांसफर होगा। अब गैमीट ट्रांसफर कहाँ होगा, मेल का जो स्पर्म है वह फीमेल के ओवरी के या ओवा के पास जाना, इसको गैमीट ट्रांसफर कहते हैं। यानी ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट टू द फीमेल ओवा, फीमेल ओवा के पास जाना, यूं बोलेंगे फीमेल बॉडी में एंटर कराना, तो क्या बोलते हैं, गैमीट ट्रांसफर कहलाता है। और हमेशा कभी भी एनिमल में जो मेल का जो गैमीट होता है वही ट्रांसफर होता है, फीमेल का गैमीट कभी ट्रांसफर नहीं होता। मेल का गैमीट ऑलवेज फीमेल के बॉडी में एंटर करता है। और कैसे एंटर करता है, तो मेल जो होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है फीमेल के साथ, तब जाके गैमीट क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो सबसे पहली बात, प्री फर्टिलाइजेशन में गैमीट का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद गैमीट ट्रांसफर। ये दो घटना प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हुआ, गैमीट का फॉर्मेशन और गैमीट का ट्रांसफर, ठीक है। सेकेंड आपका कॉन्सेप्ट है फर्टिलाइजेशन। सेकेंड आपका क्या कॉन्सेप्ट है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब जब गैमीट ट्रांसफर हो गया कहाँ पे, फीमेल के बॉडी के अंदर थ्रू दी वेजाइना ट्रांसफर हो गया, तो अब आगे की स्टेप क्या होगा, तो दोनों आपस में मिलेंगे। तो लिखेंगे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। माना कि ये आपको ओवा है, माना कि ये आपको स्पर्म है, ये उसको बोलते हैं स्पर्म बोलते हैं और इसको ओवा बोलते हैं। दोनों जब आपस में फ्यूज होते हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन जो है या तो बॉडी के अंदर होता है या तो बॉडी के बाहर होता है। ध्यान दीजिएगा,
फर्टिलाइजेशन क्या होगा? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, या तो बॉडी के अंदर होगा या तो बॉडी के बाहर होगा। मोस्ट ऑफ द एनिमल, बहुत सारे जानवर के अंदर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है और कुछ जानवरों का फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है। जिस जानवर का या जिस एनिमल का फर्टिलाइजेशन फीमेल के बॉडी के अंदर होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट विद इन द बॉडी ऑफ फीमेल, फीमेल के बॉडी के अगर अंदर फ्यूजन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, फीमेल के बॉडी के बाहर कहीं अलग जगह पे हो रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन का अगर एग्जांपल देते हैं तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बीइंग, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की एग्जांपल है। और एग्जांपल हो सकता है काऊ कह सकते हैं, बहुत एग्जांपल्स हैं। अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एक एग्जांपल दे, इससे एग्जांपल हो जाएगा फ्रॉग। फ्रॉग क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का आपको एग्जांपल है, ठीक है। अब याद रखिएगा, अब प्री फर्टिलाइजेशन की घटना घटित हो गई, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, अब नेक्स्ट आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब जब आपका फ्यूजन हो गया, जब आपका मेल एंड फीमेल गैमेट मिल गया, उसके बाद की जो घटना है, द इवेंट विच टेक प्लेस आफ्टर द फ्यूजन ऑफ गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट के बाद की जो घटना होगी वो क्या कहलाएगी? तो वो आपकी पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट का मतलब बाद में। जैसे माना कि ये आपका टेस्टिस है और ये आपकी ओवरी है। टेस्टिस ने क्या रिलीज किया? टेस्टिस ने आपको स्पर्म रिलीज किया और ओवरी ने आपको ओवा रिलीज किया। कौन हेल्प किया? तो टेस्टोस्टेरोन। कौन हेल्प किया? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब टेस्टिस और ओवरी है क्या? तो यह आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्या आपको है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वो ऑर्गन जो रिप्रोडक्टिव सेल्स को बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, टेस्टिस और ओवरी क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दो होते हैं, एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, एक आपको प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और एक आपको सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दो होते हैं, एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एक सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल का अलग होता है और फीमेल का अलग होता है। अब प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल का क्या है? तो हमेशा याद रखिएगा, मेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वह टेस्टिस होता है और फीमेल का जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वह ओवरी होता है। अब प्राइमरी का मतलब क्या होता है? वह ऑर्गन जो कि रिस्पॉन्सिबल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कराने के लिए, यानी कि बेसिक वही है, उसी को हम प्राइमरी बोल देते हैं। मेल में क्या प्राइमरी है? तो टेस्टिस। क्यों? क्योंकि यह स्पर्म बनाता है। फीमेल में क्या? ओवरी, क्योंकि यह ओवा बनाती है। ये क्या है? दोनों। ये आपको प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक। अब सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होगा? तो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव मेल में और फीमेल में अलग अलग होता है। मेल में क्या होता है? अब उस स्पर्म को कैरी करने वाले जितने पाथवे हैं, उस स्पर्म को कैरी करने वाले जितने पाथवे हैं, उसको ट्रांसफर करने वाले जितने पाथवे होते हैं, सबको क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी। मेल में जैसे हो जाएगा आपको, जैसे कि आपको टेस्टिस का जब स्ट्रक्चर होगा तो बोलेंगे वास्ट डिफरेंस और उसके बाद ग्लैंड्स इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के जो ग्लैंड्स हैं, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के 3 ग्लैंड होते हैं मेल में। एक को बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, एक को क्या बोलते हैं? सेमिनल वेसिकल, एक को बोलते हैं आपको काउपर ग्लैंड और एक को क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या है? सब एक्सेसरीज
होते हैं, ठीक। और भी बहुत से हैं। फीमेल में क्या है आपको, तो फीमेल की अगर कोई बात करेगा तो फीमेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन सा है, तो आपको बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब, इसके अलावा यूट्रस, इसके अलावा वेजाइना, इसके अलावा ब्रेस्ट। ये सब क्या है, सेकेंडरी फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। समझ में बात आ गई। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्राइमरी और सेकेंडरी दो होते हैं। प्राइमरी मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी। सेकेंडरी मेल में वास्ट डिफरेंस, ग्लैंड्स इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कौन सा सेमिनल वेसिकल, काउपर ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड, इनका अलग अलग काम है। और फीमेल में आपको यूट्रस, वेजाइना और ब्रेस्ट, ठीक है। इसके अब यहाँ पे समझिएगा इस बात को कि हमने स्पर्म बना दिया और हमने ओवा बना दिया। कहाँ बना, तो टेस्टिस या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। इसके बनने के प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, इसके बनने की, दोनों के बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैमीटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, गैमीटोजेनेसिस। गैमीट के बनने को, इसको हम बोल देते हैं मेल गैमीट, और इसको हम क्या बोल देते हैं, फीमेल गैमीट। और एक बात याद रखिएगा, मेल गैमीट का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है, और फीमेल गैमीट का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है, ठीक। तो इस दोनों के बनने की प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, गैमीटोजेनेसिस, गैमीट का फॉर्मेशन। और दो टाइप के गैमीट होते हैं, एक अगर स्पर्म बनता है तो उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और अगर ओवा बनता है तो oogenesis, ठीक है। अब स्पर्म और ओवा दोनों क्या कहलाएंगे, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। तो यहां तक की जो घटना है इसको हम क्या बोलते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन। अब ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों आपस में मिलेंगे, इसी को हम फ्यूजन कहेंगे या इसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक। दोनों जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट। और एक और बात याद रखिएगा, इस स्पर्म की जो आपको डायन का क्रोमोसोम के बारे में पढ़ाया गया होगा, इस स्पर्म का जो क्रोमोसोम होगा वह नॉर्मल सेल के क्या होगा, हाफ होता है, और हाफ होता है इसीलिए को n लिखते हैं। और ओवा का भी क्या होता है, n का मतलब होता है, आपको ये पता होगा कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स। पेयर क्यों लिखा गया, क्योंकि एक जो होता है एकदम एक जैसा ही होता है, इसीलिए 23 पेयर। और जब गैमीट्स बनते हैं तो ये 23 हो जाता है, और इधर 23 हो जाता है, दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे, इसीलिए इसको n कहते हैं। अगर 46 लिखेंगे तो 2n कहेंगे, अगर 23 लिखेंगे तो n कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने n लिखा, यहाँ पे हमने n लिखा, इसको हम हैप्लॉइड कहते हैं, ठीक। तो जो हैप्लॉइड जब आपस में मिलते हैं तो जायगोट क्या बनता है, 2n। इसीलिए कहा जाता है, यहीं पे इसीलिए कहा जाता है कि किसी चाइल्ड में 50% मेल का और 50% फीमेल का कैरेक्टर अपीयर होता है। क्यों, क्योंकि उस सेल का 50% ही ना आ रहा है, क्रोमोसोम का 50%, और फीमेल के ओवा में क्या 50% है, दोनों 50 और 50 में कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पे 50% मेल का कैरेक्टर और 50% आपको फीमेल का कैरेक्टर मिलके जो जायगोट बना, ये क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अब ये जायगोट क्या हो जाएगा, जायगोट क्या बना, देखो एक सेल और एक सेल दोनों मिला के कंप्लीट एक सेल बना, जिसमें से दोनों हाफ हाफ क्रोमोसोम मिलके फुल क्रोमोसोम हो गए। और यहाँ पे जायगोट, अब ये जायगोट बन गया। अब जायगोट एक सेल से किस में बनेगा, मान लेते हैं एक सेल से बनेगा 2 सेल में, 2 से बनेगा 4, 4 से बनेगा 8, 8 से बनेगा 16, 16 से बनेगा 32, ऐसे इसकी सेल की डिवाइड होती जाती है। तो इसी को सेल डिवाइडेशन को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो फॉर्मेशन। समझिएगा इस बात को कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या हो गया, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट के बाद की का, तो जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा, फीटस बनेगा, और फीटस के बाद क्या हो जाएगा, बाहर
आउटसाइड आ जाएगा। अब छोटी सी बात समझिएगा, यह एक सेल ना है, और एक सेल जब बेबी प्रोड्यूस होता है तो उसमें मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हो जाते हैं। जब बेबी प्रोड्यूस होता है तो कितने होते हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हो जाते हैं। तो कितने दिन में लगा, 9 मंथ लग गया वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बनने में। और हर सेल्स आपस में क्लस्टर ऑफ सेल्स बनते गए, टिश्यू बनता गया, ऑर्गन बनता गया, ऑर्गन सिस्टम बनता गया। सबसे पहले क्या बना, देखो आपके बॉडी में कैसे आपकी बॉडी सेलुलर सिस्टम के द्वारा, सबसे पहले बॉडी आपकी सेलुलर थी, सेल से क्या बना, सेल ही बना। सेल से क्या बनता है, क्लस्टर ऑफ सेल, गुच्छा सेल का बनने लगा। अब उस सेल से क्या बनेगा, सेल का समूह बनेगा, टिश्यू बनेगा, बहुत सारे टिश्यू उसी सेल्स में डिवाइड होंगे तो ऑर्गन बनेंगे, और बहुत सारे ऑर्गन एक मिल के काम करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम। और जैसे आपके बॉडी में ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाएगा तुरंत बेबी बाहर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ की जो घटना होती है, जायगोट के बाद की जो घटना होती है वो क्या कहलाती है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसी को हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो 3 घटना मैंने बताया, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो मेल का अलग होता है और फीमेल का। तो मेल में और फीमेल की बात करते हैं, तो मेल में कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, समझिएगा। मेल में कोई पर्टिकुलर ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, और फीमेल में कोई पर्टिकुलर, बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक काम करते हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जो जो ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसको बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव, क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं, जिसको शॉर्टकट में MRS बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, FRS बोलते हैं। और आपको मैं बता दूं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल मैंने वीडियो बनाया है इसी चैनल पे। अगर आपको देखना हो तो मेरे चैनल में जाइएगा और आप टाइप कीजिएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेरे चैनल में है। दोनों को आप डिटेल एक्सप्लेन समझ जाइएगा। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सप्लेन करने के बाद एक कॉन्सेप्ट आता है कि एक टर्म आता है मेनार्क और मीनोपॉज। एक टर्म आता है आपके सिलेबस में है, समझिएगा इस बात को। मेनार्क का मतलब होता है एक फीमेल है, एक फीमेल। अच्छा देखिए समझिए कि जैसे मैंने प्लांट के बारे में बताया था कि प्लांट में फ्लावर का आना मतलब कि वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल हो जाए। प्लांट में फ्लावर आना, फ्लावर का आना ही क्या माना जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने योग्य हो जाता है। जब भी कोई पौधा आप लगाएंगे फ्लावरिंग प्लांट, जब वो फूल देने लगे तो आप समझ जाइए कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के योग्य हो गया। उसी तरीके से एनिमल की बात करें तो एनिमल में कैसे होगा, तो एनिमल में बात करने के लिए तो मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है। मेल जिस एज से आपके बॉडी में क्या हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के योग्य हो जाए, उस एज को प्यूबर्टी एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आप उसको बोलते हैं प्यूबर्टी एज बोलते हैं। और प्यूबर्टी एज मेल और फीमेल का क्या होता है, नियरली एक ही जैसा होता है। मेल में हम मान लेते हैं 12 से 14 के बीच में, और फीमेल 11 से 14 ईयर्स के बीच में। तो क्या क्या इंडिकेशन होता है, तो कैसे पता चलेगा कि मेल में प्यूबर्टी एज हो गया और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल हो गया, तो मेल का जो वॉइस होगा, तो आप बोलते हैं कि क्या कैरेक्टर शो होता है मेल में, तो बोलेंगे मेल में कि उसका वॉइस क्या होता है, लाउडर हो जाता है, उसके शोल्डर क्या हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, उसके आर्मपिट और प्यूबिक जगहों पे क्या होता है, हेयर का ग्रोथ हो जाता है। ठीक है, और उसकी जो टेस्टिस स्पर्म रिलीज करने लगती है, यानी कि मेल में 12 साल का नियर अबाउट टेस्टिस स्पर्म रिलीज हो जाता है। फीमेल में अगर कोई पूछेगा फीमेल में कैसे पता चलेगा कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल है, तो आप बताइएगा उसका ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाता है और उसके प्यूबिक हेयर ग्रोथ हो जाते हैं, और उसके हिप जो होते हैं, हिप
का मतलब होता है वेस्ट या कमर जो होता है वो एक्सपैंड हो जाता है और उनके बॉडी में एक और उसकी वॉइस क्या हो जाती है, थिन हो जाती है। और उसमें एक और बॉडी में चेंजेस क्या होता है, उनके बॉडी में एक साइक्लिक पर मंथली चेंज होता है जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, यानी कि उनके बॉडी में पर मंथ सर्टेन डेज के लिए ब्लड फ्लो होता है उनके वेजाइना के थ्रू, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। और मेंस्ट्रुएशन इज द इंडिकेशन, मेंस्ट्रुएशन क्या इंडिकेशन करता है किसी फीमेल में क्या कि वो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल है। तो किसी फीमेल का सबसे पहला मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो होना उसकी बॉडी उसके लाइफ साइकिल में, उसको क्या बोलते हैं, मेनार्क बोलते हैं। यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होने का जो किसी फीमेल में पहला स्टार्ट होता है किसी जिस एज में, उस एज को क्या बोलते हैं, मेनार्क बोलते हैं। और मेनोपॉज एक ऐसा टाइम आता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है किसी फीमेल में। वो एज होता है 45 to 50 इयर्स एज तक के बाद वो फीमेल अब कैपेबल नहीं होती है बेबी प्रोड्यूस करने के लिए, उसको बोलते हैं मेनोपॉज। यानी स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोलते हैं, मेनार्क। स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या बोलते हैं, मेनार्क। और स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। ठीक है, तो ये इंडिकेशन है क्या चीज, प्यूबर्टी एज का इंडिकेशन है। ठीक है, इसके बाद आपके सिलेबस में कॉन्सेप्ट है बर्थ कंट्रोल। एक टॉपिक है आपका सिलेबस में बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल का मतलब कि हमारे खासतौर से इस वर्ल्ड में या इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया। हमारे वर्ल्ड में अप्रोक्सीमेटली 1.4 बिलियन के आसपास पॉपुलेशन हो गया है। तो पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, पॉपुलेशन कंट्रोल क्यों करना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन अगर कंट्रोल में रहेगा तो सब कुछ आसानी से सबको मिलने लगेगा या एक लाइफ अच्छे से सर्वाइव होगा। तो बर्थ कंट्रोल के कुछ टेक्निक्स या कुछ नियम बताए गए हैं। तो सबसे पहले बर्थ कंट्रोल का होता है बैरियर मेथड। दूसरा आपका है केमिकल मेथड और तीसरा आपको है सर्जिकल मेथड। यानी आप समझिए कि 3 ऐसे मेथड हैं जिससे बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। एक बैरियर मेथड, दूसरा केमिकल मेथड और तीसरा सर्जिकल मेथड। ठीक, अब बैरियर का मतलब देखिए, बैरियर का मतलब होता है रुकावट। बैरियर का मतलब जैसे बांध बांधते हैं, अक्सर नदियों के पास जो बांध बांधा, क्यों, क्योंकि जो नदी का पानी है वो किसी पब्लिक प्लेसेस में ना आ जाए, किसी विलेज में ना आ जाए, तो बीच में एक रुकावट होता है जिसको हम बांध बोलते हैं, उसको हम बैरियर भी कहते हैं। तो कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मतलब कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए बैरियर मेथड के द्वारा, हम ऐसा उपाय लगाएं जिससे कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव सेल है या मेल का जो स्पर्म है वह फीमेल के बॉडी में या फिर ओवा तक ना पहुंच पाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैरियर मेथड। बैरियर मेथड का मतलब एक ऐसा मेथड है जिसमें मेल का जो स्पर्म है फीमेल के ओवा के पास ना जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आते हैं कॉन्डोम आते हैं। ये क्या है आपका है, ये आपको बैरियर मेथड है। यह एक लैटेक्स से बना होता है और यूज किया जाता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक, इसके बाद आपका है डायाफ्राम। ये आपको मेल और फीमेल खासतौर से यूटिलाइज करते हैं कप लाइक अरेंजमेंट ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले इसको वेजाइना में एंटर लगाया जाता है। तो ये क्या है, बैरियर मेथड। बैरियर का मतलब ये रुकावट किया है। क्या रुकावट किया है, तो वो सीमेन या स्पर्म को ओवा तक ना पहुंच पाए। दूसरा केमिकल मेथड। तो आज के जमाने में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स मार्केट में रिलीज हो गए हैं, जैसे कि जेली है, बहुत सारे ऐसे जेली हुआ या बहुत से ऐसे केमिकल होता है, ये मार्केट में अवेलेबल है। यह ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले आप इस जेल को लगा लेंगे तो क्या हो जाएंगे, स्पर्म क्या हो जाएगा, वह स्पर्म जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जो स्पर्म इस जेल पे गिरेगा तो वो क्या होगा, इनएक्टिव या मर जाते हैं। ठीक है,
और जैसे एग्जांपल आपके हैं केमिकल्स हुआ, या आज की एग्जांपल आ गया कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये एक ऐसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की मतलब होता है मेडिसिन कह सकते हैं, या फीमेल यूटिलाइज करती है। जब तक फीमेल यूटिलाइज करेगी तब तक उनके ओवरी से ओवा रिलीज। ध्यान दीजिएगा, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होता है, एक ऐसा केमिकल होता है कि फीमेल जब तक इसको यूटिलाइज करती रहेगी तब तक इसके ओवरी से ओवा रिलीज नहीं होगा। जब उसको बच्चा चाहिए होगा तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को खाना बंद कर देगी तो ओवरी से ओवा रिलीज हो जाएगा। ठीक है। सर्जिकल मेथड में क्या होता है कि हम सर्जरी द्वारा क्या करते हैं, सर्जरी द्वारा उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ क्या करते हैं, चेंजेस कर देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, मेल में अलग होता है और फीमेल में, पहले आते हैं मेल में और दूसरा आते हैं फीमेल की बात करते हैं। जैसे देखिए मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ये आपका टेस्टिस है और ये आपका टेस्टिस हो जाएगा, और ये आपको ये स्पर्म को ले जाने वाले पाथ से हो गया। हमने क्या किया, यहाँ से इसको कट कर दिया, कट करने के बाद यहाँ से इसको बांध दिया। हमने इसको सीजर करके कट कर दिया, कट करने के बाद इसको हम क्या कर दिए, बांध दिए। इससे क्या होगा, जो आपका स्पर्म तो यहाँ से निकलेगा टेस्टिस से, लेकिन ये बाहर पेनिस के थ्रू नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि हमने इसको कट करके स्टिचिंग किया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, वैसेक्टॉमी। क्या बोलते हैं, वैसेक्टॉमी। ध्यान दीजिएगा, वैसेक्टॉमी किसमें होते हैं, मेल में कहते हैं। क्या करते हैं, इसके वासा डिफरेंस को कट कर देते हैं जिससे कि स्पर्म क्या हो, न जा पाए। ठीक, आप इसको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब आप वीडियो देख लेंगे इसके पहले वीडियो तो ये समझ में आ जाएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव में क्या होता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव में ध्यान दीजिएगा, एक मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं। एक रफ मैं डायग्राम बना दिया, तो ध्यान समझिएगा। इसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं, इसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। हम क्या करते हैं, इसके फैलोपियन ट्यूब को यहाँ से कट कर देंगे, और कट करने के बाद क्या होगा, यहाँ से इसको स्टिचिंग कर देंगे, थ्रेडिंग से बांध देंगे। बांधने से क्या हो जाएगा, आप समझिएगा। अब इसको काट देंगे और आपकी ओवरी यहाँ होती है, ओवरी यहाँ से ओवा निकलता है और यहाँ ओवा जाता है, लेकिन यहाँ तो जा नहीं पाएगा। जब यहाँ जा नहीं पाएगा, रास्ते में ब्रेक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कोई चांस ही नहीं है कि आपको फर्टिलाइजेशन हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ट्यूबेक्टॉमी और वैसेक्टॉमी किसको बोलते हैं। तो देखिए, फैलोपियन ट्यूब है, समझिएगा, फैलोपियन ट्यूब है। अब जो फैलोपियन ट्यूब है, तो ट्यूब को रोकने वाले को ट्यूबेक्टॉमी। एक बहुत बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि वैसेक्टॉमी किसमें पड़े, ट्यूबेक्टॉमी किसमें पड़े। तो समझना इस बात को कि ये फैलोपियन ट्यूब को रोकने वाले को क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं, और वासा डिफरेंस को रोकने वाले को वैसेक्टॉमी कहते हैं। ठीक है। तो ये तीसरा मेथड था सर्जिकल मेथड, और एक और मेथड है चौथा, IUCD, इंट्रायूट्राइन डिवाइस। क्या है, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। क्या, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। चौथा टेक्निक है IUCD। IUCD क्या होता है, यह एक ऐसा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो थोड़े दिनों के लिए या टेम्पररी बॉडी में हम क्या करते हैं, लगा देते हैं। खासतौर से यह किसके लिए होता है, यह फीमेल के लिए होता है। ये क्या करते हैं, उस फीमेल के बॉडी में हम क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। जैसे समझना इस बात को, बात समझना इस बात को। इसमें इंट्रायूटेराइन में एक एग्जांपल मैं देता हूं, उसको बोलते हैं कॉपर टी। क्या है, ये डिवाइस का नाम क्या है, डिवाइस का मतलब इंस्ट्रूमेंट। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या, कॉपर टी। कॉपर का बना हुआ और टी आकार का, इसी आकार का ये इंस्ट्रूमेंट होता है, और दोनों साइड क्या होते हैं, थ्रेड होते हैं, ऐसे थ्रेड होते हैं।
तो ये टी किसका बना है, ये कॉपर का एक थ्रेड नीडल जैसा बना है, टी आकार का बना है, इसीलिए इसको कॉपर टी नाम दिया गया है। अब ये कॉपर टी कहाँ इंसर्ट करते हैं, तो कॉपर टी यहाँ पे लगा देंगे और लगाने के बाद क्या होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे लगा देंगे तो क्या होगा, और इसको यहाँ पे लगा देंगे और बांध देंगे, इसको क्या होगा, थोड़े समय के लिए जितना दिन आप नहीं चाहिए उतने दिन तक आपको क्या होगा, कंसीव नहीं हो पाएगा या फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, या टेम्पोररी ये थ्रेडिंग से क्या कर, जैसे ऐसे एक और तरीका है, इसको ऐसे लगा के ऐसे और ऐसे बांध दीजिए, तो इधर बांध देंगे और इधर बांध देंगे तो इधर से आपका ओवा नहीं जा पाएगा, इसी को हम क्या बोल देते हैं, कॉपर टी। और कॉपर का क्यों बना होता है, क्योंकि कॉपर मेटल में खास बात क्या होती है कि यह स्पर्म को किल करने के कैपेबल होता है। कॉपर दो तरीके हैं, इसमें दो तरीके, एक तो टी का क्या, टी आकार में क्या किया, इसको बांध दिया ऐसे हमने, इससे और इससे दोनों साइड मुंह को बांध दिया, और ये ऐसे जब जरूरत पड़ेगा अंदर तो इसको क्या होगा, फिर यहाँ से हटा देंगे तो फिर से आप उसको फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि ऐसे उबा जाएगा और यहाँ से स्पर्म चला जाएगा, ठीक। इसीलिए इसको कॉपर टी नाम दिया। कॉपर के पास खास बात होती है कि यह स्पर्म को किल करने के कैपेबल होता है, ठीक है। एक छोटा सा आपको देखिए, ध्यान दीजिएगा कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही दूं। देखिए ये मैंने छोटा सा रफ डायग्राम बनाया, ये आपको ओवरी है, यहाँ से ओवा क्या होता है, बाहर निकलता है और यहाँ पे ओवा आके वेट कर रहा होता है, ठीक। और ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब ये सेक्सुअल इंटरकोर्स में मिलियंस ऑफ स्पर्म, लाखों करोड़ों स्पर्म क्या होते हैं, ऐसे ये मूव करते हैं और आधे से अधिक तो रास्ते में मर जाते हैं। और स्पर्म के पास, ये आपको जो स्पर्म है, इस स्पर्म का इसको हेड बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। तो इस टेल के पास कैपेसिटी होती है इसको आगे मूव कराने के, स्विम करने के लिए। यहाँ पे आपका ओवरी से ओवा यहाँ बना निकला, और ओवरी से ओवा का निकलना एक ओवुलेशन कहलाता है। अब यहाँ पे ओवुलेशन यहाँ पे हो गया और ओवा यहाँ तक जब आ गया, आप यहाँ पे क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, और स्पर्म क्या होता है, स्पर्म यहीं पे जाके फर्टिलाइज होता है। क्वेश्चन अराइज होता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो आपका आंसर कहाँ होगा, फर्टिलाइजेशन हमेशा फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक। फर्टिलाइजेशन कहाँ हो गया, जैसे यहाँ पे स्पर्म ओवा है और यहाँ पे स्पर्म, यहाँ से ओवा यहाँ तक गया, कौन ले गया, इसके पास मूवमेंट की कैपेसिटी नहीं है। तो इस फैलोपियन ट्यूब में बहुत सारे सिलिएटेड सेल्स होते हैं, यानी सेल के पास हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि इसको धक्का देके यहाँ तक लेके जाते हैं और स्पर्म तैरते हुए यहाँ पे आता है, और आने के बाद यहाँ पे दोनों क्या होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, और फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट यही बनता है, और जाइगोट फिर आगे चलता है, ठीक। जाइगोट आगे जाने के बाद यहाँ पे यूट्रस होता है, ये लाइन क्या है, यूट्रस की लाइन है। तो इसी यूट्रस के पास क्या होता है, ये जाके 9 महीने तक यहीं पे ग्रो होता है बेबी। देखिए ओवरी यहाँ से यहाँ निकला, यहाँ से यहाँ आके वेट किया, अगर वेट करने के बाद इसी अगर स्पर्म मिल गया, अगर स्पर्म मिल गया तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे आके जाइगोट क्या हो गया, फर्दर डेवलपमेंट हुआ, ठीक। तो यूट्रस के पास ये डेवलप होता है और यहाँ से यहाँ तक। अगर क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर मान लेते हैं इसको ओवरी को ये हर महीने अगर मान लेते हैं जनवरी मंथ में इस ओवरी से ओवा निकला, तो फरवरी मंथ में इस ओवरी से ओवा निकलेगा, फिर मार्च में इस ओवरी से ओवा निकलेगा, अप्रैल में इससे, ये कॉन्टिन्यूअस चलते रहता है, ठीक है। तो यहाँ से जब ओवरी से ओवा रिलीज हुआ और यहाँ पे वेट किया, अगर उसी दौरान, और ये वेट कितने देर तक करता है, 48 आवर्स तक करता है, कितने देर तक, 48 आवर्स तक करता है, यानी एक महीने में केवल 48 आवर्स ही ओवा क्या करता है, वेट करता है। अगर इस 48 आवर्स में अगर ये स्पर्म नहीं मिला तो क्या होगा, ये अब यहाँ से टूटने लगता है और इसी रास्ते से डिजनरेट होकर बाहर निकल जाता है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर
फिर से हो जाता है। अगर यही टूटना ही मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना होता है। मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, तो अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो मकसद पूरा हो गया। अब अगर मकसद पूरा हो गया तो अब मेंस्ट्रुअल साइकिल उस फीमेल को, यानी जिस फीमेल के बेबी यहाँ पे यूट्रस पे ग्रो करता है, अब उस फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी और उसके ओवरी से ओवा तब तक नहीं बनेगा। जब तक वो बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक ओवरी से ओवा नहीं बनेगा। फिर जैसे बच्चा बाहर निकल जाएगा 9 महीने बाद, फिर से ओवरी से ओवा बनने लगेगा और ऐसे साइकिल चलती रहेगी। अगर 48 आवर्स में नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, इस रास्ते से निकल जाएगा और एक डेफिनेट टाइम के दिन निकलेगा, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो कहते हैं। हायर क्लास में आपको डिटेल स्टडी बताया जाएगा। ठीक है, ये मैंने आज का जो मेरा वीडियो था, ये स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मैंने एक ब्रीफ समरी एक्सप्लेन किया। अगर इसको और आपको डिटेल समझना है तो इसी चैनल पे क्लास 12th को मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें आप डिटेल समझ सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें कहीं भी कोई पॉइंट समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर इसको लिखिए। ठीक है, और इसको देखने के लिए आपको दूसरा जो मैंने वीडियो बनाया है, इसके पहले 12th का जो वीडियो बनाया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको आप जरूर देखेंगे तो और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो आज मैंने आपको पहला चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, सेकेंड चैप्टर आपका सिलेबस में नहीं है। थर्ड चैप्टर जो है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये आज फिनिश हो गया। नेक्स्ट जो आपको लेक्चर होगा वो नेक्स्ट चैप्टर का होगा जो आपके सिलेबस में होगा। थैंक यू।